नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको दिन भर की 25 बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। पंजाब कांग्रेस की बागडोर अब सुनील जाखड़ के हाथ में होगी। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर सुनील जाखड़ ने कांग्रेस हाईकमान और कैप्टन अमरिंदर सिंह का शुक्रिया अदा किया। पंजाब दी जनता ने अमरिंदर सिंह नूं कप्तान चुनिया ते कांग्रेस पार्टी ने नवा कप्तान चुनिया ने सुनील जाखड़। इस समय साडे नाल जट साहब पहला बहुत बहुत मुबारक है। मैं बहुत आभारी हाँ कांग्रेस पार्टी का ते सारे साथियों जिन्हां दी शुभकामनावां करके पार्टी की सेवा करने का, पंजाब की सेवा करने का मौका मिले। अच्छा, 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता ही भी बड़ी वापसी मजबूती नहीं हैगी। हुण अगला टारगेट 2019 लोक सभा ही होएगा जी। देखो अज एड्डी वड्डा मान ते जिम्मेवारी पार्टी ने बख्शी है। इन्हां सारियां गल्लां दे उत्ते पार्टी दी रहनुमाई कैप्टन साहब ने, राहुल जी ने पर्सनली इंटरस्ट लैके पंजाब नूं पिछले 1.5 साल तो राहुल जी पूरा खुद निजी तौर पर पंजाब के इलैक्शनस नूं उन्होंने मोनीटर किया, पंजाब के हालात नूं, पंजाब के दुख नूं समझिया। उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल हाई कमांड की पूरी इत्थे फोकस पंजाब ते रहा, जिहदा नतीजा है कि उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को डायरैक्ट कमांड संभलाई तो कैप्टन साहब ने उहदे नतीजता गुण जिहड़ा अज मौका मिले सेवा करने का पंजाब सरकार ने, कैप्टन साहब ने। पार्टी के विचकार ते सरकार के विचकार एक हमेशा तालमेल की कमी रह जाती है। उस गैप नूं पूरा करना भी किते न किते कोशिश जारी है। मौका दिओ तुसीं आने वाले दिनों च देखो जिस तरह कैप्टन साहब ने बागडोर संभाली है, जिस तरह पंजाब के लोगों ने विश्वास दिता है, असी उस विश्वास नूं होर मजबूत करांगे ते मैनूं इस गल का पूरा यकीन है। सरकार नूं नाल दे नाल जो पंजाब की जनता ने नाल वादे कीते वो भी याद कराउंदे रहोगे। याद तां उहनूं कराईदा है जो भुल जे। आ गल्लां कैप्टन साहब दे कांग्रेस पार्टी लीडरशिप दे मन दे उत्ते लिखियां, कोई याद कराने की लोड़ नहीं। उन्होंने इसे करके कोई पैसे कमाने वास्ते, कोई अपना बिजनेस चलाने वास्ते सत्ता नहीं संभाली कैप्टन साहब ने, कांग्रेस ने लोगों की सेवा करने वास्ते। कांग्रेस पार्टी हमेशा धर्म निरपक्ष की गल करती है, लेकिन किते न किते जाति समीकरण रहिंदे ने। 21 साल बाद एक हिंदू शख्सियत नूं पार्टी प्रधान की जिम्मेवारी मिली थी। लास्ट वरिंदर कटारिया से 1996 वो भी कितने लगता है कि जिस तरह इस बार पंजाब की हिंदू भाईचारे नूं कांग्रेस नूं वध तोड़ के मदद दी हैगी, वो किते न किते वो भी इस चीज़ नूं काउंट किया जा सकता है भी मनु पंजाब ने कदे भी किसी एक जाति या एक समाज का नुमाइंदा या रिप्रजेंटेटिव नहीं समझा। उन्होंने अपना एक पंजाबी समझ के मनु अपने गले दे नाल लाया, उन्होंने प्यार दिता, आशीर्वाद दिता है। तो मैं नहीं समझदा मैं अपने आप को किसी एक कैटेगरी दे विच फिट करके उन्होंने विश्वास नूं मैं छोटा करा। ठीक है, बहुत बहुत मेहरबानी। इस कांग्रेस पार्टी के नवे कप्तान ते नवे प्रधान सुनील जाखड़, जिन्होंने कहा कि वो पंजाब के नेता ने, पार्टी के नेता ने, और जो सरकार ने कांग्रेस पार्टी ने वादे किए सी वो पूरे किए जाएंगे। और जिस हिसाब के पंजाब की जनता ने कांग्रेस नूं वड्डा समर्थन दिता सी, उस समर्थन का हर जिहड़ा वादा किया सी वो पूरा किया जाऊगा। और नवी जिम्मेवारी उन्होंने कबूल है, नाल ही उन्होंने हाईकमान का धन्यवाद किया। लेकिन आने वाले समय किवें इस वड्डी जिम्मेवारी निभाउंदे ने, क्योंकि अगला जिहड़ा टारगेट होएगा कांग्रेस पार्टी का वो लोक सभा 2019। कैमरामैन आकाश दे नाल जगतार सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब सरकार का दावा है कि वो प्रदेश के बिगड़े सिस्टम को दुरुस्त करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी के विधायकों की शिकायतें भी सुनी। सीएम अमरिंदर सिंह बारी बारी से सभी विधायकों की शिकायतें सुन रहे हैं ताकि उन्हें अपने हलकों के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत ना आए। पंजाब में अकाली सरकार के 10 साल के शासन के बाद कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बतौर सीएम पारदर्शी सरकार देने की दिशा में पूरे दमखम से जुटे हैं। इस बीच कैप्टन अपने विधायकों का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। इसी कड़ी में कैप्टन ने कपूरथला और जालंधर से पहुंचे विधायकों की शिकायतें सुनी। विधायक अपने हलके में ईमानदार और कर्मठ अफसर चाहते हैं, जिसके चलते अफसरों के तबादले का मसला भी जोर पकड़ रहा है। इस बीच कांग्रेसी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का दावा है कि बजट से ठीक पहले प्रशासन जनता की सेवा करने की खातिर तीर की तरह सीधा हो जाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का कहना है कि 10 साल की अकाली सरकार के कुशासन के खात्मे के बाद लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कैप्टन के नेतृत्व में पंजाब सरकार नियमों के तहत सिस्टम को दुरुस्त करके बेहतर प्रशासन देने का काम करेगी। सीएम साहब
ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ MLA ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਆ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਐਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਦੇਖੋ MLA ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵਰਕਰ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵਰਕਰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਟੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੱਟੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ। ਐਵੇਂ ਅਫਸਰ ਬਦਲਾਂਗੇ ਉਹ 'ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਂਗੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ MLA ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਵੀ MLA ਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ MLA ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ है वो तो हाँ कराओ, तकड़े होकर थोड़े काम। विधायक चाहते हैं कि प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल बैठाने से ही विकास को जमीन पर उतार सकेंगे और आम लोगों की उम्मीदों को पूरा किया जा सकेगा। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया। पंजाब में ग्रामीण इलाकों में चल रही योजनाओं को मिलने वाले पैसे के इस्तेमाल की निगरानी पूर्व सैनिक रखेंगे। पंजाब सरकार ने गांव स्तर पर सही स्कीमें चले और सही देखभाल हो, उसके लिए पूर्व सैनिकों को जिम्मेवारी दी है और इन पूर्व सैनिकों को गार्डियन ऑफ गवर्नेंस का नाम दिया गया है। पंजाब की नई सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है। ये योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए बेहद ही मददगार साबित हो सकती है। दरअसल कैप्टन सरकार ने अब गांव, तहसील और जिला स्तर पर पूर्व सैनिकों को काम पर लगाने का फैसला कर लिया है। इनका काम ये होगा कि सरकारी स्कीमों का लोगों को फायदा हो पा रहा है या नहीं। कैप्टन ने इस योजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल TS शेरगिल को सौंपी है। पूरा काम सिर्फ यही होएगा कि भी स्कीमां जड़ियां ने और चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, फंड कितना आया है सरपंच को और सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई झूठे परचे तो नहीं दर्ज किए जा रहे, की हाल चाल है पिंड का, सही है कि नहीं है, पिछड़ गए ने कि ठीक चल रहे हैं, वो काम होना है। पंजाब और केंद्र की स्कीमों पर नजर रखेंगे पूर्व सैनिक। पूर्व सैनिकों को 6 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। प्रत्येक पूर्व सैनिक के पास एक स्मार्टफोन होगा जिसमें सरकार की स्कीमों के बारे में जानकारी होगी। इस फोन के जरिए ये वॉलंटियर्स सरकार को रिपोर्ट करेंगे। मोबाइल के जरिए CM ऑफिस में हर रोज रिपोर्ट भेजी जाएगी। पूर्व सैनिकों की मदद के लिए गांव के नौजवानों को भी रखा जाएगा। गांव स्तर पर 13,000, तहसील स्तर पर 16,000 और जिला स्तर पर 20,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा, जबकि पूर्व सैनिकों की मदद करने वाले नौजवानों को 2,500 रुपए भत्ते के तौर पर मिलेंगे। राज्य सरकार का दावा है कि इस योजना से भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सकेगी, अधिकारियों में डर और भय रहेगा। सरकार का पूरा पैसा सरकारी कार्यों में लगेगा और लोगों को इससे फायदा होगा। ये मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हर बंदे दे कोल स्मार्टफोन होना है, स्मार्टफोन ते ऐप होएगा, ऐप दे जड़ा हैगा ओदे सारी स्कीमां होणगियां, ओदा रिपोर्ट करन दा या खबर पहुंचाने दा तरीका होएगा। कोई दफ्तर नहीं होना, कोई गड्डी नहीं होनी, कोई मोटरसाइकिल नहीं होना, सिर्फ तुहाडा जिहड़ा दफ्तर है वो स्मार्टफोन है। 1 जुलाई से कैप्टन के ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। पंजाब का नौजवान राज्य सरकार की इस नई योजना की तारीफ कर रहा है। सरकार ने बहुत वधिया स्कीम कड्डी है ते वधिया है कि जिन्ने भी नौजवान है इसके पीछे जाणगे ते जिन्ने भी पिंड दे नौजवान है उन्होंने हौसला मिलेगा कि सरकार ने एक नौकरी लिए बच्चे सिलेक्ट किए ने। तो स्कीम तो जो सरकार चालू करी है स्कीम तो ठीक है, वेलफेयर वास्ते होएगी है, दुनिया का भला होएगा, फायदा ही होएगा। ये स्कीम है जी, वैसे वेले घूमते ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ पढ़े लिखे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नौकरी मिल जाएगी तो ਵਧੀਆ ਗੱਲ है जी। पंजाब सरकार इस सेवा के लिए गांव स्तर पर 13,000, तहसील स्तर पर 16 और जिला स्तर पर 20,000 रुपए प्रति मास भत्ता भी देगी। जगतार सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब चुनाव में बड़ी हार झेलने वाली शिरोमणि अकाली दल अब हार की समीक्षा में जुट गई है। पार्टी ने अपने संगठन के ढांचे को भंग कर दिया।
पंजाब विधानसभा चुनाव में बड़ी हार का सामना करने वाली शिरोमणि अकाली दल ने अपने संगठनात्मक ढांचे को भंग कर दिया है। अब शिरोमणि अकाली दल दोबारा अपने संगठनात्मक ढांचे का विस्तार करेगा। पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 में बड़ी हार झेलने वाली शिरोमणि अकाली दल में अब सर्जरी शुरू हो गई है। शिरोमणि अकाली दल के संगठनात्मक ढांचे को भंग कर दिया गया है। पार्टी के नए स्वरूप के लिए पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए 8 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। 1 महीने के अंदर पार्टी के नए संगठनात्मक ढांचे का ऐलान किया जाएगा। शिरोमणि अकाली दल के संगठन में अब पार्टी के पुराने नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। 8 सदस्यों की कमेटी हर जिले में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेगी। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता तोता सिंह को जिला लुधियाना अर्बन कपूरथला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तोता सिंह लुधियाना और कपूरथला में पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। अजीत सिंह कोहाड़ अमृतसर अर्बन, ग्रामीण, तरनतारन, गुरदासपुर और पठानकोट में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। दलजीत सिंह चीमा को जालंधर, होशियारपुर और नवांशहर, तो वहीं शरणजीत सिंह ढिल्लों को रोपड़, मुहाली, फतेहगढ़ साहिब और मोगा की जिम्मेदारी दी गई है। गुलजार सिंह रणिके को भटिंडा, मुक्तसर साहिब, सिकंदर सिंह मलूका को संगरूर, बरनाला, परमिंदर सिंह ढींसा को पटियाला और मानसा की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विरसा सिंह वल्टोहा को फिरोजपुर, फरीदकोट और फाजिल्का की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन सभी नेताओं के साथ 2 अन्य सीनियर लीडर्स की ड्यूटी भी लगाई गई है। ये कमेटी 30 मई तक अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल को रिपोर्ट सौंपेगी। पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद शिरोमणि अकाली दल न सिर्फ सत्ता से बाहर हुई बल्कि तीसरे नंबर पर पहुंच गई। अब शिरोमणि अकाली दल अपनी हार की समीक्षा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजय महाजन, जी मीडिया। पंजाब की कैबिनेट सरकार प्रदेश में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की कमर तोड़ने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है। पंजाब की अमरिंदर सरकार प्रदेश में ड्रग्स की कमर तोड़ने का दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष सरकार के दावे पर सवाल उठा रहा है। अमरिंदर सरकार के मुताबिक भले ही उसने 45 दिन में ड्रग्स माफियाओं की कमर तोड़ दी हो, सरकार भले ही नशे के आदी लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात कह रही हो, लेकिन विपक्ष उनके इन दावों पर सवाल उठा रहा है। पंजाब सरकार के मुताबिक पंजाब में ड्रग्स कारोबारियों पर नकेल कसी गई है। सरकार की मुहिम रंग ला रही है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि पंजाब में ड्रग्स की समस्या उतनी नहीं थी जितना कांग्रेस ने चुनाव के दौरान प्रचार किया। तो यही नहीं पता लगता इन्हां दी मत नूं होया की है। मछलियां मैं दसण दा थोड़ियां मछलियां पालियां होईयां सी अकाली दल और बीजेपी दियां, मैनू तो कोई लभदी नहीं। जे कोई लभदी है तुसीं लुकोईयां होणीआं दसो, असीं तां फड़ लांगे, रात नूं फड़ लांगे, दिने ही फड़ लांगे, फड़न तैयार बैठे असीं, कोई छड्डना नहीं। और 99% नशे वाले बंदे ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਰੇ ਇਹ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पता चंगी जगह का। तो बदनाम करने के लिए, हमारी लीडरशिप को बदनाम करने के लिए मैं पूछ रहा हूँ ना कि आप बड़ी मछलियाँ कहाँ गई? ये 2 किलो हीरोइन टोटल पड़ी आपने, 500 आदमी पकड़ा, 4-3 ग्राम वाले जो कहीं से भी आपने उठा के उनको कोई ट्रीटमेंट ले रहा था, कोई कुछ ले रहा था, पकड़े हैं। तो इनमें से किसको आप स्मगलर बोलोगे जो 500-600 पकड़ा? दरअसल अमरिंदर सरकार के मुताबिक महज 45 दिन में सरकार ने ड्रग्स माफियाओं की कमर तोड़ दी है। साथ ही जिन लोगों को नशे की लत लग गई थी उन्हें भी मुख्य धारा में लाया गया है। सरकार के मुताबिक सरकारी ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर्स में भी मरीजों की तादाद बढ़ी है। 16 मार्च 2017 से अप्रैल 2017 तक 48.1% मरीजों में इजाफा हुआ है। एनडीपीएस एक्ट के तहत अब तक 920 गिरफ्तारियां हुई हैं। इस अवधि के दौरान करीब 3 किलो हेरोइन, 50 किलो अफीम, 2212 किलो भुक्की समेत नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। सरकार का कहना है कि ड्रग्स के खिलाफ उसकी मुहिम रंग ला रही है, लेकिन अकाली दल के मुताबिक पंजाब को नशे के मामले में बदनाम किया गया है। चंडीगढ़ से ब्यूरो टीम के साथ बलदेव शर्मा, जी मीडिया। पंजाब में ग्राउंड जीरो पर अब नशे की क्या स्थिति है? क्या वाकई में ड्रग्स पर नकेल कसी गई है? क्या ड्रग्स कारोबारी खौफजदा है? पठानकोट में लोगों की राय जानी है जी मीडिया संवाददाता अजय महाजन ने।
पंजाब सरकार दे 45 दिन और किन्नी ठल पई है नशे ते। कुछ लोग इत्थे मेरे नाल मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करते हैं। जनाब 45 दिन जो है कैप्टन सरकार दे पूरे हो चुके ने, की लगदा नशे ते किन्नी ठल पई? ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਇਨਲੀਗਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਕਰੀ ਹੈਗੇ? ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜਾਂ 8% ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ 48% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। 48% ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਉੱਪਰ। ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਈਏ। ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ 45 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 46ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ, ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। पंजाब और हरियाणा के बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम को लेकर चला आ रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस में कौन अध्यक्ष बनेगा इसका जवाब कोई भी दे सकता है, जबकि भाजपा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिमाचल के पालमपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के संगठन की तुलना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी में बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है, जबकि कांग्रेस के संगठन का नेतृत्व कौन करेगा इसका फैसला एक घराना करता है। आप मुझे बताइए, मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, बता सकते हो? कोई बता सकता है इस कमरे में? जरा हाँ या ना तो बोलो। केंद्रीय स्वच्छता सर्वे के खुलासे ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की पोल खोलकर रख दी है। पंजाब के मुक्तसर अबोहर का नाम सबसे गंदे शहरों में शुमार है। क्लीनर सिटी सर्वे में मोहाली पंजाब का सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है। हालांकि मुक्तसर सबसे ज्यादा गंदगी वाला शहर बना है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में कुल 434 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ बीते साल के मुकाबले दूसरे पायदान से फिसलकर 11वें नंबर पर पहुंच गई है। देश के सबसे स्वच्छ 30 शहरों में हरियाणा और हिमाचल से एक भी शहर शामिल नहीं है। पंजाब की बात करें तो मोहाली को 121वां रैंक हासिल हुआ है। इसके बाद 132वें नंबर पर बठिंडा, 140वें नंबर पर लुधियाना और 188वें नंबर पर पठानकोट रहा है। इसके अलावा बटाला, अबोहर और मुक्तसर सबसे गंदे शहरों में शामिल हैं। बटाला 418वें नंबर पर, अबोहर 427वें नंबर पर और मुक्तसर 428वें नंबर पर रहा है। मुक्तसर सूबे के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का गृह जिला है। इसी जिले की लंबी सीट से प्रकाश सिंह बादल विधायक बनकर आए हैं। The bottom 10 cities, Muktasar, Punjab 428, Abohar, Punjab 427। हिंदुस्तान ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਭਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਗੰਦਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਅਸੀਂ ਚੁਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੁਗਣੇ ਨੇ, ਤਰੀਕਾ ਲੱਗਣਾ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ।
ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ है। हालांकि शाही शहर पटियाला भी इस लिस्ट में 411वें नंबर पर रहा है। सबसे गंदे शहरों में यूपी का गोंडा टॉप पर रहा है। टॉप 30 में चंडीगढ़ को छोड़कर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल का एक भी शहर जगह नहीं बना पाया, जो निराशाजनक है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नितिका महेश, फ्री सी मीडिया। देश के स्वच्छता सर्वेक्षण में बड़ा उलटफेर हुआ है और इस बार इंदौर को सफाई के मामले में पहला स्थान मिला। 2017 का स्वच्छता सर्वेक्षण मध्य प्रदेश के लिए खुशी से उछलने वाली खबर लेकर आया है, क्योंकि पहला नंबर भी एमपी को मिला है और दूसरा नंबर भी। स्वच्छता की रैंकिंग में मध्य प्रदेश के इंदौर को पहला स्थान मिला है, जबकि दूसरा स्थान प्रदेश की राजधानी भोपाल को मिला है। बाकी और मेरे हिसाब से काफ़ी और शहर भी हैं, जयपुर वगैरह, जो काफ़ी सफाई है इंदौर से ज़्यादा, पर इंदौर में भी काफ़ी सफाई हो चुकी है। नगर निगम अच्छा प्रयास कर रही है। यदि हम इंदौर की स्वच्छता पर बात करें तो स्वच्छता के प्रयासों को देखते हुए और यदि हम 2 साल पहले से इंदौर की तुलना करें तो शायद हमने कई गुना वृद्धि स्वच्छता में की है। आप सभी ने देखी है और भोपाल नंबर 2 पे आया है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि अपना पड़ोसी शहर भी मतलब नंबर 1 पे आया है, इंदौर, वो भी मध्य प्रदेश का ही है। तो ये संतुष्टि है कि नंबर 1, नंबर 2 दोनों ही मध्य प्रदेश के हैं। जिस तरीके से काम हो रहा है, बिल्कुल हमें लगता है कि आने वाले कुछ ही समय में भोपाल जो है वो नंबर 1 में आ जाएगा, नंबर 2 से। पहले नंबर पर इंदौर और दूसरे नंबर पर भोपाल के अलावा इस लिस्ट में तीसरा स्थान विशाखापत्तनम को मिला है, जबकि चौथा स्थान सूरत को, 5वां मैसूर को, 6ठा तिरुचिरापल्ली को और 7वां नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, 8वां नवी मुंबई और 9वां तिरुपति को और 10वां स्थान वडोदरा को मिला है। इस बार 434 शहरों ने इस स्वच्छता सर्वेक्षण में हिस्सा लिया था, जिसमें सबसे नीचे यूपी का गोंडा है। मिशन हिमाचल के तहत पालमपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने दौरे के दूसरे और आखिरी दिन पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत के गुरु मंत्र दिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस में कौन अध्यक्ष बनेगा, इसका जवाब कोई भी दे सकता है, जबकि भाजपा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिमाचल के पालमपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के संगठन की तुलना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी में बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है, जबकि कांग्रेस के संगठन का नेतृत्व कौन करेगा, इसका फैसला एक घराना करता है। आप मुझे बताइए भैया, मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, आप बता सकते हो? कोई बता सकता है इस कमरे में? जरा हाँ या ना तो बोलो भैया, बता सकते हो? सोनिया जी के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा? सबको मालूम है ना? इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी घरानेशाही वाली पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसी है जिसका बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हर 3 साल में हम नियम से करते हैं और परफॉर्मेंस के आधार पर इसके अध्यक्ष को मौका मिलता है। अमित शाह ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी जमकर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि सोनिया जी को अगली पीढ़ी की चिंता है और मोदी जी को देश की चिंता है। कांग्रेस अध्यक्षा को अपनी अगली पीढ़ी की चिंता है और नरेंद्र मोदी जी को देश की अगली पीढ़ी की चिंता है। कांग्रेस की सरकारें कैसे चले, कम्युनिस्टों की सरकारें कैसे चले, प्रादेशिक पक्षों की सरकारें कैसे चले और भाजपा की सरकारें कैसे, इसका तुलनात्मक अभ्यास होगा तो निश्चित रूप से मैंने जो किया है इसलिए कहता हूं कि विकास जहां हुआ है, आंख मूंद कर मान लेना, वो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अमित शाह ने भाजपा को सुशासन, लोकतंत्र और विकास को बढ़ावा देने वाली पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, पालमपुर। अपने पालमपुर दौरे के दौरान अमित शाह ने हिमाचल के वीरभद्र सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आरोप है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार विकास करवाने में रुचि नहीं रखती। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल को 60 से ज्यादा नेशनल हाईवेज का तोहफा जरूर दिया, लेकिन उस पर काम आगे नहीं बढ़ पाया।
बीजेपी की माने तो इसकी वजह राज्य की कांग्रेस सरकार है, जिसकी विकास में रुचि नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी राज्य सरकार को खरी खरी सुनाई है। शाह ने बताया कि केंद्र ने हिमाचल को जमकर आर्थिक मदद दी, बावजूद इसके राज्य सरकार सही इस्तेमाल नहीं कर पाई। मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया, इसका डीपीआर सरकार ने, हमें लगा कि आर्थिक तकलीफ होगी तो डीपीआर बनाने के पैसे लटके में अलग से दे दिया हमने 249 करोड़ रुपया, मगर डीपीआर आज तक नहीं बना क्योंकि विकास में इंटरेस्ट ही नहीं है। सत्ता बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के लिए बहुत सारा 13 फाइनेंस कमीशन में सेंट्रल टैक्स में हिमाचल का शेयर था, वो 5 साल में 11,131 करोड़। जरा बोलिएगा भैया कितना था? 11,131 करोड़। और हमारी सरकार आने के बाद 14 फाइनेंस कमीशन में हिमाचल का शेयर है 28,225 करोड़। शाह ने केंद्र की तरफ से दी बड़ी परियोजनाओं का भी जिक्र किया, जिसमें एम्स, IIM आदि शामिल हैं। बड़े हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया है, IIM, एम्स, बहुत सारी संस्थाओं को भी यहाँ बनाया गया है। अमित शाह ने केंद्र की ओर से सूबे को दी जा रही आर्थिक मदद और परियोजनाओं का जिक्र करते हुए राज्य सरकार की पोल खोलने की कोशिश की है। कुलवीर दीवान के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, पालमपुर। एक हफ्ते में ही बीजेपी के 2 बड़े नेताओं के हिमाचल दौरे से हिमाचल बीजेपी काफी उत्साहित है। बीजेपी के धुरंधर नेताओं का दावा है कि बीजेपी 2017 के विधानसभा चुनावों की चुनौती से बखूबी पार पालेगी। पालमपुर में 2 दिवसीय हिमाचल बीजेपी के सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में पार्टी की प्रदेश यूनिट ने गहन चिंतन किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आगामी चुनाव की दृष्टि से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन की बारीकियों को समझकर उनका मार्गदर्शन किया। वहीं पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल का कहना है कि अमित शाह ने अगले 30 साल तक बीजेपी की सरकार बने, यही लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया। जबकि शांता कुमार का कहना है कि शाह की बैठक आगामी चुनाव के लिहाज से मील का पत्थर साबित होंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव के दृष्टि से क्लास नहीं, सबको संगठन की दृष्टि से बातचीत करने के लिए आए थे। उन्होंने कई सत्र लिए हैं, उस सत्रों के बीच में संगठन की बारीकियों को उन्होंने समझा और हम लोगों को उसके बारे में सारी डिटेल्स दी है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत बढ़िया मार्गदर्शन किया है और सारे कार्यकर्ता उत्साहित भी हैं, पूरे जोश के साथ लगेंगे और जिन्होंने लक्ष्य दिया है कि अब अगले आने वाले 30 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में रहे, उसके लिए मिलकर काम करें और संगठन को सुदृढ़ करके इतना मजबूत बना देंगे कि हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते। मीटिंग हुई इस बार, ये आने वाले चुनाव की दृष्टि से एक मील पत्थर सिद्ध होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की जन आकांक्षाओं के मुताबिक हमारी पार्टी की नीति है और उनको पूरा करने के लिए एकजुट भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। क्या 2017 के चुनाव में बीजेपी चेहरा आगे करके लड़ेगी? इस सवाल पर धूमल का कहना था कि फिलहाल चुनाव दूर हैं, जबकि शांता कुमार ने कहा कि जीत के बाद भी चेहरा और जिम्मेदारी तय की जा सकती है। 1998 में चुनाव से 1-2 दिन पहले लास्ट रैली अडवाणी जी की थी, तब मंडी में घोषणा हुई थी। 2007 में सारी टिकटें बदल गई, उसके बाद घोषणा हुई। तो अब कई महीने पहले जब चुनाव का भी नाम कहीं है नहीं, उससे पहले ही कोई नाम घोषित करने की कोई क्या आवश्यकता है? भारतीय जनता के पास एक नहीं अनेक चेहरे हैं। ये एक अनुशासित पार्टी है। चुनाव जीतने के बाद भी पार्टी जिस सिपाही को जिस मोर्चे पर खड़ा करेगी, उस मोर्चे पर खड़ा होकर वो सिपाही परफॉर्म करे। पूर्व सीएम शांता कुमार के मुताबिक जहां भी करप्शन होगा, बीजेपी का लक्ष्य उसे खत्म करना होगा। पालमपुर से कुलवीर दीवान के साथ यशराज, जी मीडिया।